नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10 साइंस के जो चैप्टर हैं उसको वन शॉट वीडियो के अंदर रिवाइज कर रहे थे और साथ में अपन उसके एनसीईआरटी पर्सन उत्तर हैं उसको समझ रहे थे। तो आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु के बारे में, जिसमें हमने पिछले वीडियो के अंदर इसको डिस्कस कर लिया था चैप्टर पूरे को। और आज अपन बात करने वाले हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, जो चैप्टर के बीच में दिए गए हैं प्रश्न वो भी, और साथ में जो अंत में दिए गए हैं उन प्रश्नों का भी सॉल्यूशन देखने वाले हैं। देखिएगा, आप इन प्रश्नों को अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है एग्जाम के अंदर कि ये सेम के सेम कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो उससे हमारी काफी हेल्प हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे जो फर्स्ट पर्सन है, जो चैप्टर के बीच में दिए गए पर्सन है, उनके उत्तरों को समझते हैं किस तरह से हमें आंसर्स को लिखना होता है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ऐसी धातु के उदाहरण दीजिए। कुछ आपको धातुओं के उदाहरण लिखने हैं। कौन सी कमरे के ताप पर द्रव्य होती है? ऐसी कौन सी धातु होती है जो कमरे के ताप पर द्रव्य होती है? तो ऐसी एकमात्र धातु है जिसको हम कहते हैं मरकरी या पारा। मरकरी या पारा जो है वो एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर यानी सामान्य ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। दूसरा है चाकू से आसानी से काटी जा सकती है। ऐसी धातु जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो हमने देखा था चैप्टर के अंदर सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ऐसी धातुएं होती हैं जिनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया, उष्मा की सबसे अच्छी चालक। तो उष्मा की सबसे अच्छी जो चालक है वो है चांदी। कौन सा है? चांदी। पहले नंबर है चांदी, और दूसरे नंबर आप बात करें तो कॉपर भी कह सकते हैं यानी तांबा भी कह सकते हैं। ये दूसरे नंबर है। सबसे अच्छी तो कौन सी है? चांदी। तो सबसे अच्छा ही पूछा है आपको, तो आप यही एक ही लिख दो, चांदी। अगला है उष्मा की कुचालक। तो उष्मा की कुचालक कौन सी है? जो लेड है। ठीक है, लेड एक ऐसी धातु है जो उष्मा की कुचालक है। क्या है? उष्मा की कुचालक है। तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में हम देखते हैं अगला प्रश्न जो हमें दिया गया है, वो दिया गया है आघात वर्ध्य तथा तन्य का अर्थ क्या होता है? धातुएं आघात वर्ध्य होती है। आघात वर्ध्य का मतलब होता है धातुओं को पीट पीट कर चद्दर बनाना, उसको हम आघात वर्ध्यता कहते हैं। आघात वर्ध्यता का मतलब क्या होता है? पीट पीट कर चद्दर बनाना। और तन्यता का मतलब क्या होता है? धातुओं को खींचकर तार बनाना। जो तार बन जाती है धातु की खींचकर, इसका मतलब वो धातु क्या है? तन्य है। तो आघात वर्ध्य का मतलब होता है धातुओं को हथौड़े से पीटकर चादर के रूप में ढालना, और तन्य का मतलब होता है धातुओं को खींचकर तार में बदलना। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? आपको पता है सोडियम जो है बहुत ही अधिक अभिक्रियाशील धातु है। जो हमने चैप्टर में देखा था, सक्रियता श्रेणी में देखा था, उसमें क्या होता है? सोडियम बहुत ऊपर आता है। ठीक है, तो वो जो ऊपर आने वाली धातुएं होती है वो बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होती है। ठीक है, अगर इसको खुला रख देंगे तो ये नमी के साथ में या फिर ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके विस्फोट करता है। क्या करता है? विस्फोट के साथ जलता है। तो इसको उससे रोकने के लिए हम केरोसिन के अंदर रखेंगे। केरोसिन के अंदर ऑक्सीजन नहीं होगी, और अगर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है, तो कोई भी पदार्थ जलता भी नहीं है। तो इस कारण हम क्या करते हैं? उसको तेल में यानी केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। अगला प्रश्न दिया है, निम्न धातुओं के लिए समीकरण लिखिए। आपको कुछ समीकरण लिखनी है। कैसे? भाप के साथ लोहे की अभिक्रिया। तो देखो, ये भाप, लोहा क्या होता है? Fe होता है, और जो भाप है यानी जल है उसकी भाप बनी है H2O है गैस के रूप में। तो आयरन ऑक्साइड बनता है, आयरन थर्ड ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, और साथ में क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगी। दूसरा है आपको लिखना है जल के साथ कैल्शियम व पोटेशियम की अभिक्रिया। तो कैल्शियम के साथ जल की अभिक्रिया करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और जब हम पोटेशियम की जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो इस तरह की आप अभिक्रियाएं लिख सकते हो। सब में ही क्या होगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, चार धातुओं को क्रम से ABCD के नमूने को लेकर एक एक करके निम्न विलयन में डाला गया है। इसके प्राप्त परिणाम को निम्न प्रकार से सारणीबद्ध किया गया है। एक विलयन हमने लिया, उसके निम्न प्रकार से अलग अलग उसमें डाला, तो क्या क्या हुआ देखो। उसके बाद में देखो, ए धातु है, अगर उसको आयरन सल्फेट में डालते हैं तो कोई अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन ए धातु को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालता है तो कॉपर को विस्थापित कर देता है। इसका कोई नहीं लिखना, इसके बारे में कोई नहीं। ऐसे ही दिया गया, बी धातु है जो आयरन सल्फेट को भी विस्थापित कर देता है, इसके साथ कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं, ऐसे। ठीक है, तीसरा है कोई अभिक्रिया नहीं करता है, सी धातु है वो आयरन सल्फेट के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं करता, कॉपर सल्फेट के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं करता, जिंक सल्फेट के साथ भी अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन सिल्वर नाइट्रेट से विस्थापन कर देता है सिल्वर का। अगला है डी जो धातु है वो किसी से कोई अभिक्रिया नहीं करता है, चारों में से। तो आपको आंसर क्या देना है? आपको यह बताना है इस सारणी का उपयोग करके एबीसी धातु के संबंध में निम्न प्रश्नों का आंसर देना है।
पहला है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील वो होगी जो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर दे। इन चारों में सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है आयरन, सबसे अभिक्रियाशील है, उससे कम कॉपर, उससे कम जिंक, उससे कम कॉपर और उससे कम सिल्वर। तो जो अगर मान लो सबसे ज्यादा यहां पर आयरन को जो विस्थापित कर देगा वो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो आयरन को विस्थापित कौन कर पा रहा है, आयरन सल्फेट को, बी धातु है। तो सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, बी धातु है। सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, बी। दूसरा दिया है धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा। यदि धातु बी को, अगर इस बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दे तो क्या होगा। तो बी धातु आपको पता है बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है, कॉपर को तो वैसे विस्थापित कर देगा, तो ये क्या कर देगा, कॉपर यानी Cu को विस्थापित कर देगा। क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। ठीक है। तीसरा ए बी सी डी की अभिक्रियाशीलता को घटते क्रम में लगाइए। सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील पहले, फिर उससे कम। तो हमने देखा सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील तो बी धातु है। बी के बाद में देखो, उसके बाद में जिंक को विस्थापित कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। उसके बाद में कॉपर को विस्थापित कर रहा है, तो उसके बाद में ए धातु आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी, ए धातु। उसके बाद में कौन सी धातु आ जाएगी, सी आ जाएगी। और सबसे लास्ट में कौन सी धातु आ जाएगी, डी। ठीक है। देखो बी धातु है वो आयरन को विस्थापित कर रही है। आयरन अधिक अभिक्रियाशील है, यानी बी उससे भी ज्यादा अभिक्रियाशील है। उसके बाद में जो ए धातु है वो कॉपर को विस्थापित कर रही है, यानी दूसरे नंबर ये आ गया। आयरन को तो नहीं कर रही, कॉपर को विस्थापित कर रही है, यानी दूसरी ज्यादा क्रियाशील धातु। उसके बाद तीसरे नंबर कौन सी आ जाएगी, तीसरे नंबर सी। देखो सिल्वर को विस्थापित कर रही है, तो तीसरे नंबर ये आ गया। चौथा जो कोई सी अभिक्रिया नहीं कर रही है तो वो चौथे अभिक्रियाशील धातु आ गई। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पर्सन हमें दिया गया है, जब अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो क्या होता है, कौन सी गैस निकलती है, और आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है। तो देखिएगा जब कोई धातु हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। हमेशा हमने देखा है धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करेगी HCl अम्ल से, तो कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है। तो यहां पर देखिएगा ये हमने सोडियम है, HCl से अभिक्रिया कराया, कोई धातु है तो एक NaCl बना और साथ में हाइड्रोजन गैस। वही बात करें, आपको ये दिया हुआ है आयरन की H2SO4 से अभिक्रिया, तो ये हमें आयरन है, H2SO4 से अभिक्रिया कराया तो एक आयरन सल्फेट बन जाएगा और साथ में ही हाइड्रोजन गैस भी इसमें से भी निकलेगी। तो आप इस तरीके से दोनों को लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में प्रश्न दिया गया है, 7वां प्रश्न, जिंक को आयरन सेकंड सल्फेट के विलयन में डालने पर क्या होता है। अगर जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डाल दें तो क्या होगा, और इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो जिंक को अगर आयरन सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो जिंक क्या होता है, आयरन से ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। ठीक है। तो देखिएगा जब जिंक धातु को आयरन सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो अभिक्रिया तब विलयन हरा से अदृश्य हो जाता है। पहले हरे रंग का विलयन होता है, वो उससे क्या हो जाएगा, हरा रंग हट जाएगा। ठीक है। जो आयरन सल्फेट होता है वो हरे रंग का होता है। जिंक इसको क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। ये जिंक इस आयरन को विस्थापित कर देगा और जिंक सल्फेट बन जाएगा, रंगहीन पदार्थ है, और Fe को विस्थापित कर देगा। यानी एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया यहां पर हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, सोडियम, ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना लिखिए। इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से N2O तथा MgO, सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कैसे होता है, और इन यौगिकों में कौन सा आयन उपस्थित है वो बताना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहां पे देखिएगा सोडियम है। ठीक है। पहला हम बात करते हैं सोडियम। ठीक है। यहां पर सोडियम का क्या बताना है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बतानी है। तो सोडियम देखिएगा, यहां मैं समझाऊं, सोडियम ये रहा, एक बार मैं आपको इससे समझा देता हूं। अब सोडियम में आपको पता है कितने नंबर पे आता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन हम भरते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, 11। तो पहले कोर्स में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, एक बाहर वाले में है। तो आपको ये सिर्फ बताना है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हुए बाहर वाले कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो आप कहेंगे सर बाहर वाले में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसको क्या लिखेंगे, Na, और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर दर्शा दो। ये इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन गई। दूसरा क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है। तो ऑक्सीजन को देखिए, ये हमने सोडियम का बना दिया, ये देखिएगा हमने किसका बना दिया, सोडियम का। ठीक है। तो सोडियम का बना दिया। इसके बाद हम ऑक्सीजन का बनाते हैं। तो ऑक्सीजन में पता है बाहरी कोश में देखिएगा ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे। तो पहले कोश ये रहा।
तो देखिएगा पहले कॉस में कितने इलेक्ट्रॉन, पहले कॉस में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। पहले कॉस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैंने 2 भरे। दूसरे में कितने आ गए, 8 ही आने चाहिए, इसमें 6 आ जाएंगे, 6। तो बाहर वाले कॉस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है, तो हम इसको बना देंगे 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये आ गया 1 2 3 4 5 और 6, ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन गई। इसी तरह आपको किसकी बतानी है, लास्ट मैग्नीशियम की। किसकी बतानी है, मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम में कैसे हो जाएगा, देखिएगा मैग्नीशियम कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे। तो मैं सीधा बता देता हूं, आप इस तरीके से बना सकते हो मैग्नीशियम की भी। तो मैग्नीशियम के बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कुछ इस तरीके से बन जाएगी। ये 12 नंबर पे आता है। मैग्नीशियम कितने नंबर पे आता है, मैग्नीशियम आता है 12 में, यानी इसमें K कोश होता है, L कोश होता है और M कोश होता है। K कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 और इसमें 2। ऐसे ही ऑक्सीजन की बात करें तो इसमें K कोश में और L कोश में, K कोश में 2, इसमें 6। सोडियम की बात करें तो K कोश, L कोश और M कोश, K कोश में 2, इसमें 8 और इसमें 1। तो बाहर वाले कोश के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है वो लिखे जाते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा Na2 का निर्माण कैसे होता है। तो देखिएगा यहां पर समझिएगा, यहां पर है सोडियम, तो सोडियम के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हमें पता है। दूसरे सोडियम के बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। अपना कोश पूरा करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। दोनों सोडियम से 1-1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, एक इस सोडियम से ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस सोडियम से ये इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो सोडियम ने ये सोडियम ने भी 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये सोडियम ने, तो 2 सोडियम ने 1-1 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो सोडियम प्लस हो गया। और इसने ये 1 इलेक्ट्रॉन इससे लिया था, 1 इलेक्ट्रॉन इससे लिया था, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो -2 आ गया। ठीक है, इस प्रकार ये सोडियम और ऑक्सीजन, सोडियम के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर क्या बनाता है, सोडियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, सोडियम ऑक्साइड। तो इस तरीके से क्या होता है, सोडियम के ऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, दूसरा बात करें मैग्नीशियम का निर्माण, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण। तो मैग्नीशियम के बाह्य कोश में अभी हमने देखा था कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 2 के 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। और जैसे इसके इलेक्ट्रॉन कमी थी वो पूरी होगी, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसका भी काम पूरा हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे इसके पास, वो इसने दे दिए। तो मैग्नीशियम ऐसे मिलकर दोनों के बीच में क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। अंतराण्विक बल के द्वारा ये आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपस में बंध बनाकर क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो आपस में बॉन्डिंग बनती है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, अंतराण्विक बल द्वारा, इसमें कोई बंध नहीं बनता है, मतलब किसी प्रकार का बंध नहीं बनेगा, आपस में जुड़ जाएंगे। तो इस तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। अब आपसे तीसरा प्रश्न इसके अंदर पूछा गया था, ठीक है, कि इसमें उपस्थित यौगिकों में कौन से आयन उपस्थित है। तो देखिएगा यौगिक के अंदर हम बात करें तो N2O के अंदर Na है, ये तो सोडियम धनायन है और ऑक्सीजन ऋणायन है। वहीं मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर मैग्नीशियम जो है वो धनायन है और ऑक्साइड क्या है, ऋणायन है। ठीक है, बस ये आपको लिखना था। तो ये नेक्स्ट प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। जो आयनिक यौगिक होते हैं, जैसे हमने अभी देखा मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण, सोडियम ऑक्साइड, इनका गलनांक है वो उच्च क्यों होता है, क्योंकि इसके बीच में जो एक धनायन है और ऋणायन है, आपस में क्या होते हैं, जो ऑपोजिट चार्ज होता है, मतलब अलग अलग जो आवेश वाले एक दूसरे आयन एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, जिसके बीच में इसके बीच में बहुत ही मजबूत बल बन जाता है, जिसको हम अंतराण्विक बल कहते हैं, जिसके द्वारा जुड़े होते हैं। तो जितना बहुत ज्यादा मजबूत होने के कारण इसका क्या होता है, गलनांक क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है। तो क्या लिखेंगे, आयनिक यौगिकों का गलनांक ऊंचा होता है क्योंकि विपरीत आवेश युक्त आयनों का मध्य उपस्थित परबल अंतराणिक क्या होता है, आकर्षण बल पाया जाता है, जिसको तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है। ठीक है, तो जितना बंद ये आपस में ये क्या है, जो अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है, आकर्षण बल है, जितना मजबूत होगा उतनी ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, इससे उसका गलनांक भी बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इन पदों की आपको परिभाषा देनी है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, परिभाषा पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। खनिज किसे कहते हैं, तो पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी से प्राकृतिक रूप से जो खोद के जो चीज निकाली जाती है उसको हम खनिज कहते हैं। तो धातु में पहले पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी यानी ऊपर वाली लेयर से खोद के निकाला जाता है, और जो भी चीज हमने पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी से खोद के निकाली है उन सभी को हम खनिज कहेंगे। क्या कहेंगे, खनिज कहेंगे। दूसरा, अयस्क किसे कहते हैं, तो जिन खनिजों से कोई विशेष धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है, कोई ऐसा खनिज जिसमें क्या हो, कोई धातु अधिक मात्रा में भी पाई जाए और उसको निकालना भी क्या हो, लाभकारी हो, तो उसको हम उस धातु का क्या कहेंगे, अयस्क कहेंगे। क्या कहेंगे, अयस्क कहेंगे। गैंग क्या होती है, गैंग होती है किसी अयस्क में उपस्थित रेत होगी, मिट्टी होगी और अन्य अशुद्धियां जो होती है उसको हम गैंग कहते हैं। जो मोटा मोटी तौर पे रेत, मिट्टी, कंकड़, पत्थर किसी अयस्क के अंदर मिले होते हैं उसको हम क्या कह देते हैं, गैंग कहते हैं।
और किसी भी पदार्थ से सबसे पहले उसको साफ करने के लिए इन्हीं को सबसे अलग किया जाता है। तो ये तीनों परिभाषाएं आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में, मुक्त अवस्था का मतलब शुद्ध रूप में ही पाई जाती है, ज्यादा किसी से दूसरे से अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो ऐसी ही धातुएं कौन सी होती है जो निम्न अभिक्रियाशील होती है, जैसे सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, चांदी हो गया, ये क्या होता है बहुत शुद्ध रूप में ही पाई जाती है, दूसरे से अभिक्रिया जल्दी से नहीं करती है। तो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाली धातुएं जो होती है वो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। अगला है, धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग करेंगे। अगर कोई धातु है, ठीक है, उससे ऑक्साइड से धातु प्राप्त करने के लिए तो हम कौन सी विधि का उपयोग करेंगे, तो देखिएगा अपचयन नामक प्रक्रम का। अपचयन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का निकलना। तो अगर यहां पर हम उसका अपचयन करवा देंगे तो उसमें से ऑक्सीजन निकल जाएगी और हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। तो प्रश्न ये पूछा हुआ है, धातु को उसके ऑक्साइड से, अगर मान लो कोई धातु ऑक्साइड है उससे हमें शुद्ध धातु प्राप्त करनी है तो कौन सी विधि लगाएंगे, उसके साथ ऑक्साइड जुड़ा हुआ है मतलब ऑक्सीजन जुड़ी हुई है तो ऑक्सीजन निकालने की विधि को हम अपचयन कहते हैं। तो कौन सी विधि लगा देंगे, अपचयन। इसके बाद दिया, जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर के धात्विक ऑक्साइड को निम्न धातुओं के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होगा। तो देखिएगा यहां पर हम बात करें, ध्यान से देखिएगा, अगर हम यहां पे बात करें क्या होगा अगर इनकी अभिक्रिया करवा दे, तो देखिएगा अगर हम, ये धातु है हमारे पास, अगर इनको इसमें अंदर डालते हैं तो क्या होगा, अगर जिंक को जिंक सल्फेट में डालेंगे तो कोई अभिक्रिया नहीं करेगा, कोई अभिक्रिया ही नहीं करेगा। दूसरा है, अगर जिंक को मैग्नीशियम के साथ डाल देंगे तो मैग्नीशियम क्या होता है, जिंक से ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, तो ये इसको क्या कर देगा, जिंक को विस्थापित कर देगा। जिंक को विस्थापित कर देगा। कॉपर को क्या नहीं कर पाएगा, विस्थापित नहीं कर पाएगा, ध्यान रखना, कॉपर को विस्थापित नहीं कर पाएगा। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड में जिंक डालते हैं तो ये इसे का साथ विस्थापित नहीं कर पाएगा क्योंकि कम अभिक्रियाशील है। जिंक क्या है, मैग्नीशियम से कम अभिक्रियाशील है। जिंक मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करेगा, लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, अगर इसमें कॉपर डालेंगे तो ये कॉपर भी इसके साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। तीसरा देखते हैं, अगर कॉपर ऑक्साइड का विलयन में अगर हम जिंक डालें तो ये इसको विस्थापित कर देगा, सी को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। अगर इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड में डालेंगे तो भी ये क्या कर देगा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड भी इसको विस्थापित कर देगा। और कॉपर में डालेंगे तो कॉपर सल्फेट कॉपर के विस्थापन में कोई अभिक्रिया नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। देखिएगा जिंक जो है, जिंक से ज्यादा अभिक्रियाशील मैग्नीशियम है तो ये जिंक को विस्थापित कर देगा। यहां मैग्नीशियम से क्या है, मैग्नीशियम से कोई ज्यादा अभिक्रियाशील है नहीं तो विस्थापित नहीं कर पाएगा। कॉपर ऑक्साइड की बात करें तो कॉपर ऑक्साइड में जिंक भी कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, यहां इसको विस्थापित कर देगा। मैग्नीशियम भी ज्यादा होता है तो कॉपर को विस्थापित कर देगा। तो सिर्फ आपको ये इस तरह से आंसर लिखने थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती है। ऐसी कौन सी धातु है जो आसानी से संचारित मतलब जो आसानी से खराब नहीं होती है। तो देखिएगा ऐसी धातु कौन सी होती है जो सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं होती है। वो क्या होती है, जल्दी से किसी दूसरे से अभिक्रिया भी नहीं करती है तो वो जल्दी से संचारित नहीं होती है। तो क्या लिखेंगे, बहुत कम अभिक्रियाशील धातुएं जैसे सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया आदि आसानी से संचारित नहीं होती है। हालांकि चांदी भी है, लेकिन चांदी क्या होती है, केवल सल्फर के साथ अभिक्रिया करने पर संचारित होती है, बाकी किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो आप दो मेनली अगर दो ही नाम लिख रहे हैं तो सोना और प्लेटिनम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न दिया है, मिश्र धातु क्या होती है। तो मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण होता है, जिसमें एक धातु दूसरी अधातु भी हो सकती है, धातु भी हो सकती है। उसके मिश्रण को हम क्या कह देते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। जैसे पीतल, तांबे और जस्ते से मिलकर बनता है पीतल हो गया, तांबा पीतल हो गया, कांसा हो गया, सोल्डर हो गया, ये क्या होती हैं, ये होती है मिश्र धातुएं। अब इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट, अभी तक हमने देखे चैप्टर के बीच वाले प्रश्न, अब हम देखेंगे जो चैप्टर के लास्ट में दिए गए प्रश्न है उसके उत्तर के बारे में जानेंगे। तो देखिएगा बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, अगर अपना टारगेट बड़ा है तो हर चीज अपने को कवर करते हुए चलना है। तो चलिए पहला प्रश्न आपको यह दिया गया है, निम्न में से कौन सा युग्म विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा, कौन सा विस्थापन करेगा। NaCl विलयन कॉपर धातु, MgCl एल्यूमिनियम धातु, FeSO4 सिल्वर धातु या AgNO3 विलयन कॉपर धातु। ठीक है, तो कौन सी धातु किसको विस्थापित कर देगी, यहां पे ये देखना है। अगर NaCl कॉपर से, देखो खुद सोडियम क्लोराइड है, कॉपर को विस्थापित नहीं कर पाएगा क्योंकि पहले से ही क्या है, सोडियम ज्यादा अभिक्रियाशील है। मैग्नीशियम है वो एल्यूमिनियम को विस्थापित कर नहीं पाएगा। ठीक है,
एल्यूमिनियम है वो मैग्नीशियम को विस्थापित नहीं कर पाएगा क्योंकि एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से कम अभिक्रियाशील है। यहाँ सिल्वर है वो आयरन से कम अभिक्रियाशील है। यहां पर बात करेंगे लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो सही है, क्योंकि यहां पर सिल्वर जो है चांदी को कॉपर क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, क्योंकि तांबा जो होता है वो क्या होता है, चांदी से ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, इसको विस्थापित कर देगा। अगला प्रश्न इसका दिया हुआ है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए इनमें से कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? क्या उसके ऊपर ग्रीस लगा सकते हैं, ठीक है, या उसके ऊपर पेंट लगा सकते हैं, कलर कर सकते हैं, मतलब जिंक की धातु की परत चढ़ा सकते हैं, जस्ते की परत चढ़ा सकते हैं, या इन सभी के द्वारा? हाँ, तो इन तीनों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचा सकते हैं। अगला दिया है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। कोई धातु ऐसी है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला, जिसका गलनांक बहुत अधिक है, ऐसा पदार्थ बना देती है। यह यौगिक जल में विलय है, तत्व का नाम क्या होगा? यह यौगिक जल में विलय है तो उस तत्व का नाम क्या होगा? कैल्शियम होगा। क्या होगा? कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाती है, और ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो जल में विलय होता है, जिसका उपयोग हम सफेदी करने के लिए काम में लेते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न, खाद्य पदार्थों में डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि जिंक की बजाय जिंक नहीं करके हम किसका करते हैं? टिन का लेप करते हैं। क्यों? टिन की अपेक्षा महंगा, जिंक महंगा होता है? ऐसा नहीं है। टिन की अपेक्षा जिंक है उसका गलनांक अधिक होता है? नहीं। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है? हाँ, ये बात सही है। और अगला है, टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील होता है? ऐसा नहीं है। जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील होगा तो वो क्या करेगा, किसी दूसरे से अभिक्रिया जल्दी से कर लेता है, टिन नहीं करता है, टिन कम अभिक्रियाशील है। तो टिन की अपेक्षा जिंक क्या है, ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो ये इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न इसके बाद में दिया गया है, आपको एक हथौड़ा, एक बैटरी, एक बल्ब और एक तार और एक स्विच दिया जाता है। ये आपको 5 चीजें दी गई है, कौन कौन सी है? आपको एक हथौड़ा दिया गया है, एक बैटरी दी गई है, एक बल्ब दिया गया, एक तार दिया गया और एक स्विच दिया गया है, ठीक है। आपको चेक करना है इनका उपयोग करके धातु और अधातु के नमूनों के बीच आप कैसे विभेद करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहला जो दिया गया है, अब हमें एक हथौड़ा दिया गया तो हम हथौड़े का यूज करेंगे, ठीक है। अब इस हथौड़े से क्या करेंगे, हम धातुओं को पीटेंगे, ठीक है। धातु को क्या करेंगे, हथौड़े से धातु को पीटना। अगर पीटेंगे तो धातु 2 प्रकार की होगी उससे, या तो वो क्या होगी, पीटने से चादर के रूप में बन जाएगी, और या फिर वो क्या हो जाएगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे उसके। अगर चादर बन रही है तो वो क्या हो गया, वो धातु होगी, और अगर टुकड़े हो रहे हैं तो वो क्या है, अधातु। आपको पता है धातुएं क्या होती है, धातुएं जो होती है उसको पीटने से वो चादर के रूप में क्या हो जाती है, डल जाती है, जबकि अधातुएं जो होती है वो क्या नहीं होती है, चादर नहीं बनाती है, वो टुकड़े टुकड़े हो जाती है, भंगुर हो जाती है। जैसे नमक के ऊपर चोट मारोगे तो वो भंगुर हो जाएगा। तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो क्या दिया गया है, आप इस हथौड़े के द्वारा, देखो फिर से है हथौड़ा, उसको लिया हमने और उसके ऊपर क्या किया, उसको पीटना स्टार्ट किया, मतलब उसके ऊपर ध्वनि उत्पन्न की। क्या की? ध्वनि। उसके ऊपर आवाज उत्पन्न की, उसके ऊपर चोट मारी, ठीक है। और धातुओं के ऊपर क्या करेंगे, उनकी सतह पर, अगर सतह पर चोट मारते हैं तब हमारे पास 2 हो गया। एक तो वो ध्वनि उत्पन्न करेगा, अगर ध्वनि उत्पन्न कर रहा है इसका मतलब वो क्या है, धातु है। और ध्वनि नहीं है, मतलब ऐसी ध्वनि उत्पन्न नहीं कर रहा तो वो क्या है, अधातु है। क्या है? अधातु। इसके बाद में तीसरा आपको क्या दिया गया है, अब इसका यूज करेंगे, और तीसरे पॉइंट के अंदर हम ये यूज करते हैं, ठीक है। हमने एक कनेक्शन बना दिया है, हमने क्या किया, वायर से जोड़ के, और एक बैटरी भी जोड़ दी यहां पे। देखो मान लो हमने यहां पर ये बैटरी जोड़ दी, एक यहां हमने स्विच लगा दिया, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या कर दिया, बैटरी लगा दी, स्विच लगा दिया। इसके बाद हमने क्या किया, यहां पर तार भी जोड़ दी, ये तार जोड़ दी, ठीक है। और यहां पर हमने क्या किया, अलग अलग धातुओं को कनेक्शन करवा के देखा, अलग अलग पदार्थों को हमने कनेक्शन करवा के देखा। तो यहां पर हमने एक बल्ब लगा दिया, हमारे पास एक बल्ब भी है, ठीक है, एक बल्ब भी है, तो ये बल्ब हमने लगा दिया। तो यहां हमने क्या किया, मान लो एक बल्ब लगा दिया, ये हमने बल्ब लगा दिया। तो जिस धातु को हमने लगाया, मान लो यहां पर कोई सी भी अलग अलग धातुओं को लगाया यहां पे, तो जिससे ये बल्ब ऑन हो जाएगा तो वो क्या होगा, चालक होगा। यानी हमने क्या किया, विद्युत धारा प्रवाहित की, तो जिसके अंदर से क्या हो गया, जिसके अंदर से बल्ब
जलता है, तो अगर वो बल्ब हमने चेक किया अलग अलग धातु तो वो धातु होगी, और बल्ब नहीं जलता है, नहीं जलता, इसका मतलब वो क्या होगी, अधातु होगी। तो इसके द्वारा हम चेक कर सकते हैं। देखो हमने ये प्रैक्टिकल करके चेक करके देखा है एक एक को कि किस प्रकार हम चेक कर सकते हैं कि कोई धातु है या नहीं है। तो 3 हमने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए हैं। पहला हमने हथौड़े के ऊपर चोट मारा, अगर चोट मारने से कोई ऐसा पदार्थ है जो फैल रहा है, मतलब चादर के रूप में डल रहा है, तो वो धातु है। अगर उसके टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं तो वह धातु है। दूसरा, हमने हथौड़े के ऊपर चोट मार के देखा, हथौड़े से उसके ऊपर, अगर वो ध्वनि उत्पन्न कर रहा है तो वो धातु है, ध्वनि उत्पन्न नहीं कर रहा तो वह अधातु है। तीसरा, हमने उसके अंदर एक कनेक्शन करके अलग अलग पदार्थ यहां पर लगा के देखे, जिसके अंदर से विद्युत धारा बह रही है तो वो क्या है, धातु है, और जिसके अंदर से विद्युत धारा नहीं बह रही वो क्या है, अधातु है। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, कोई 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण लिखने हैं। तो देखिएगा यहां पर आपको दिया गया है कुछ धात्विक ऑक्साइड जैसे कि जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम, यानी कुछ धातु ऑक्साइड होते हैं जो अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकृति के होते हैं, या फिर कहते हैं कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार दोनों से क्या करते हैं, अभिक्रिया कर लेते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड को हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड क्यों कहते हैं, क्योंकि वो अम्ल से भी अभिक्रिया कर लेते हैं और क्षार से भी अभिक्रिया कर लेते हैं। ठीक है, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। उभयधर्मी ऑक्साइड के अंदर 2 नाम याद रखने हैं, एक हमारा है जिंक ऑक्साइड और दूसरा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये 2 इसके उदाहरण है। देखिएगा यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एक HCl अम्ल से भी अभिक्रिया कर रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक क्षार से भी अभिक्रिया कर रहा है। तो ये दोनों ही क्या है, अम्ल और क्षार दोनों से ही अभिक्रिया कर लेता है। जो धातु ऑक्साइड उसको हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। अगला है 2 धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल के साथ हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देंगे। 2 ऐसी धातुओं के नाम बताने हैं जो क्या करते हैं HCl अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, और 2 ऐसी धातुएं बतानी है जो नहीं देते। तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम धातु तनु HCl से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। अगर हम मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम की HCl अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस देगा। वहीं अगर कॉपर और सिल्वर की बात करें तो ये हाइड्रोजन से अभिक्रिया ही नहीं करेगा, मतलब ये उसको विस्थापित नहीं कर पाएगा हाइड्रोजन को, तो ये हाइड्रोजन गैस नहीं देता है, क्योंकि ये सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से भी नीचे आते हैं। कॉपर और जो सिल्वर है वो हाइड्रोजन से भी क्या आते हैं, नीचे आते हैं, तो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगे, मतलब हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। ठीक है, तो ये 2 धातुओं के आप नाम याद रख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है, एक धातु M के विद्युत अपघटनीय परिष्करण में आप एनोड, कैथोड तथा विद्युत अपघटय कैसे बताएंगे। अगर मान लो आपको यह दिया गया है कोई धातु M है, उसका आप विद्युत अपघटन करा रहे हैं, तो कौन सा एनोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या होगा। ठीक है, कैथोड कैसा होगा और विद्युत अपघटय कैसे लेंगे। तो एनोड जो होगा वो धातु M की अशुद्ध परत लेते हैं, मोटी परत। एनोड क्या लेंगे, हमने विद्युत अपघटनीय परिष्करण के अंदर पढ़ा था, हम जो एनोड है वो अशुद्ध धातु की मोटी परत लेते हैं, वहीं कैथोड जो है वो शुद्ध धातु की पतली परत ली जाती है। ठीक है, और धातु M के लवण का विलयन लेते हैं, और जो धातु है उसके कोई भी धातु हमने लिया उसी का ही लवण का विलयन हमें क्या करना है, उसको विद्युत अपघटन कराने के लिए काम में लेना है। तो कैथोड पर क्या होगा, एनोड पर होता है अशुद्ध धातु की मोटी परत, M धातु है, कैथोड पर वही धातु है उसकी शुद्ध धातु की पतली परत होगी कैथोड, और अपघटय होगा जो उसी धातु का लवण होगा जो उसके अंदर काम में लेंगे। अगला प्रश्न दिया है, परस्यूत ने सल्फर चूर्ण को स्पेंचुला में लेकर उसे गर्म किया, स्पेंचुला में डालकर उसने गर्म किया, तो चित्र के एक परखनली को उल्टा करके उसने उत्सर्जित गैस को एकत्रित किया, एक्सरित गैस किया। गैस की क्रिया क्या होगी, अगर गैस की क्रिया करें तो क्या होगी, सूखे लिटमस के साथ क्रिया करें तो क्या होगा, आर्द्र यानी गीले लिटमस के साथ करें तो क्या होगा। दूसरा है उपरोक्त अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखिएगा अगर हम उस लिटमस से जो गैस निकल रही है, ठीक है, उस गैस के पास सूखे लिटमस पत्थर को लेके जाएंगे तो कोई अभिक्रिया ही नहीं करेगा, क्योंकि सूखा पता है आपको अभिक्रिया नहीं करता है। लेकिन गीले लिटमस को लेके जाएंगे तो वो नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देगा, नीले को। तो क्या है इसका मतलब, वो गैस जो है अम्लीय है। क्या है, अम्लीय गैस है। तो अम्ल क्या कर देता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। अगर लिटमस पत्थर गीला है, आर्द्र है, तो वो उसको क्या कर देगा, नीले को लाल कर देगा। और इसकी अभिक्रिया ऐसे लिख सकते हैं, सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, जो जल से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड बना रहा है। क्या बना रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये इसमें H+ आयन है। ठीक है, तो इस कारण वो क्या करेगा, नीले लिटमस को लाल कर देगा।
नेक्स्ट प्रश्न दिया है लोहे को जंग से बचाने के लिए कोई दो तरीके, तो बहुत सारे तरीके हैं। पेंट कर दो, उसके ऊपर ग्रीस लगा दो, जस्ते की परत चढ़ा दो, उसका यशद लेपन कर दो, क्रोमियम की लेयर चढ़ा दो, तो कोई से भी आप लिख सकते हो इसके अंदर, जो आपकी मर्जी है उसमें से कोई से भी पॉइंट लिख सकते हो। नेक्स्ट दिया है ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातु ऑक्साइड कैसे अधातु ऑक्साइड बनाती है। अगर मान लो कोई ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होकर अधातु जो होती है वो कैसे ऑक्साइड बनाती है, तो दो तरह के ऑक्साइड बनते हैं। देखिएगा धातु ऑक्साइड या तो वो अम्लीय ऑक्साइड होगा या फिर उदासीन ऑक्साइड बनेगा। कौन सा ऑक्साइड बनेगा, अम्लीय या फिर उदासीन ऑक्साइड बनते हैं। अम्लीय ऑक्साइड की बात करें तो जैसे CO2 हो गया, SO2 हो गया, P2O5 हो गया, ठीक है। लेकिन हम बात करें उदासीन ऑक्साइड की, जैसे H2 हो गया, N2 हो गया, CO हो गया, ये क्या होते हैं, उदासीन ऑक्साइड होते हैं। तो ध्यान रखना जो अधातु होती है वो ऑक्सीजन से साथ अभिक्रिया करके दो तरह के ऑक्साइड बनाती है, वो अम्लीय ऑक्साइड भी होते हैं और उदासीन ऑक्साइड भी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कारण बताइए, आपको कुछ कारण बताने हैं। जैसे प्रश्न दिया गया है पहला, प्लेटिनम, सोना तथा चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। क्या कारण है कि इन्हीं के आभूषण बनाए जाते हैं, दूसरे के लोहे के, इसके नहीं बनाए जाते, तांबे के क्यों नहीं बनाए जाते? तो एक्चुअल में कारण क्या है, पहली बात है सोना, चांदी और प्लेटिनम धातु जो होती है वो बहुत ज्यादा तन्य होती है, मतलब तार आसानी से बन जाता है। आघातवर्ती मतलब इसको पीट कर चादर आसानी से बना सकते हैं, और ये चमकदार होती है। पहला गुण तो ये हो गया इसका, देखो तन्य होती है, आघातवर्ती होती है और चमकदार होती है, ठीक है। दूसरा कारण क्या है, ये जो होती है वो अत्यंत कम अभिक्रियाशील होती है, जल्दी से दूसरे से अभिक्रिया नहीं करती। आप लोहे का बाकी किसी धातु का बनाएंगे तो वो क्या कर लेगा, ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, वो दूसरे से अभिक्रिया कर लेगा, जल्दी संसारित हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है, और उतनी चमक भी उसकी खत्म हो जाएगी। तो ये दूसरे से अभिक्रिया, ऑक्सीजन वगैरह से अभिक्रिया नहीं करती है। दूसरा कारण ये हो गया। इस गुण के कारण इन धातुओं के क्या बनाए जाते हैं, आभूषण बनाने के लिए उपयोग में ली जाती है। दूसरा प्रश्न दिया, सोडियम, पोटेशियम तथा लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित क्यों किया जाता है। वही बात है, सोडियम, पोटेशियम तथा लिथियम क्या होते हैं, तीनों बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, खुला रखने पर ऑक्सीजन वगैरह से अभिक्रिया करके एक विस्फोट उत्पन्न करते हैं, मतलब विस्फोट होता है इसके अंदर जैसे, ठीक है। तो इसको बचाने के लिए हम किसके अंदर रखते हैं, इसको केरोसिन के अंदर रखा जाता है। हालांकि एक तरह से बात की जाए तो लिथियम को हम केरोसिन में नहीं रखते हैं, क्योंकि लिथियम तेल से हल्का होता है, तो ये ऊपर आ जाएगा और अभिक्रिया कर लेगा। लेकिन हमें यही आंसर देना है कि ये क्या होते हैं, ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, इसलिए इसको तेल के अंदर रखा जाता है। अगला प्रश्न दिया, एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील है। एल्यूमिनियम खुद धातु अभिक्रियाशील है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने के बर्तन में क्यों किया जाता है, फिर भी ये खाना बनाने में उपयोग क्यों किया जाता है। तो देखिएगा, एल्यूमिनियम की बात करें तो सबसे पहले एल्यूमिनियम का उपयोग खाना बनाने के बर्तन में किया जाता है। हमारे घर में बहुत ही, जो हम कहते हैं ना सिल्वर के जो बर्तन है वो वास्तव में एल्यूमिनियम के होते हैं। सिल्वर मतलब तो वैसे चांदी होता है, साइंस के भाषा में बात करें, ठीक है। तो ये किसके होते हैं, एल्यूमिनियम के बर्तन है। पहले तो सबसे पहले ऊष्मा का सुचालक है, यानी अगर आप मान लो इसके अंदर सब्जी बनाने की कोशिश करें, इसको अंदर से नीचे से गर्म करेंगे तो उसमें इसके अंदर से जाएगी ना, मतलब उष्मा के चालक है। दूसरा, इसका गलनांक बहुत उच्च होता है, ये जल्दी से पिघलते नहीं है। तीसरा क्या है, ये क्या होते हैं, अभिक्रियाशील होते हुए भी संक्षारण रोधी है, मतलब ये बहुत अभिक्रियाशील है फिर भी संक्षारण रोधी है, क्योंकि ये खुद अपने ऊपर ऑक्साइड की परत चढ़ा लेता है और फिर उससे जल्दी से कोई चीज है वो इसको संसारित नहीं होने देती है। तो ये क्या है, अत्यंत अभिक्रियाशील होने के बाद में भी संसारण रोधी है, मतलब इसको संसारित नहीं होने देता। और तीसरा ये क्या है, सबसे बड़ी बात, ये बहुत हल्की होती है। जो एल्यूमिनियम धातु होती है वो बहुत हल्की होती है, इस कारण हम खाना बनाने के बर्तनों में इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया, आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। जो हमारे तांबे के बर्तन होते हैं घर के अंदर, उसको नींबू से या इमली के जो रस होते हैं उससे साफ किया जाता है। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ क्यों कर देते हैं, करने में क्यों प्रभावी है, ऐसा क्या कारण है कि वो इसको साफ कर रहे हैं। तो देखिएगा, हम बात करें वायु में उपस्थित जो CO2 है, O2 है या नमी है, इससे ये तांबे की सतह पर क्या करते हैं, इससे अभिक्रिया करके अपने ऊपर एक परत बना लेते हैं। और ये परत आसानी से साफ, हम पानी से साफ करने की कोशिश करें तो ये नहीं होती है, मतलब वो पानी में नहीं घुलता है तो वो साफ भी नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें इसके अंदर अम्ल डाल देते हैं तो ये एक क्षारीय परत बनती है। अगर इसके अंदर अम्ल डाल देते हैं तो ये क्या होता है, अम्ल में घुलनशील होता है, ठीक है, लवण बना देता है, जिससे क्या होता है, जल से धोकर फिर इसको साफ कर दिए तो इसकी सतह पुनः चमकीली हो जाएगी। यानी देखिएगा, यह परत जल में अविलय होती है, जो ऊपर परत बन गई वो अविलय है। नींबू या इमली के रस में उपस्थित अम्ल क्षारीय कॉपर सल्फेट से क्या करे, कॉपर कार्बोनेट, जो कॉपर के ऊपर परत चढ़ी है कार्बोनेट की, उससे अभिक्रिया करके एक घुलनशील लवण बना देता है। अब वो लवण है उसको पानी से धोएंगे तो वो उसके अंदर साथ में घुल के उतर जाएगा और इससे वापस हमारी धातु है वो चमकदार हो जाएगी।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो आपको दिया है रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु तथा अधातु में विभेदित कीजिए। रासायनिक गुणधर्म के आधार पर तो सिंपल सा है, जो धातुएं होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है। अब वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपने आप को धनायन बनाती है। धातुएं जो है इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपने आप को धनायन बना देती है, जबकि अधातुएं जो होती है वो ऋणायन होती है। ठीक है, उनके ऊपर माइनस आवेश होता है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना देते हैं, अपने आप को ऋणायन बनाते हैं। दूसरा क्या है, जो धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। धातु ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं, जबकि अधातु ऑक्साइड जो होते हैं यानी अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, या तो अम्लीय या फिर उदासीन ऑक्साइड बनाते हैं। अम्लीय या फिर उदासीन ऑक्साइड बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, धातुएं तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस देती है, हाइड्रोजन गैस देती है, जबकि अधातु है जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाते या तो अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करते हैं। अगला है, धातुएं जो है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके आयनिक क्लोराइड बनाती है। कौन से? आयनिक क्लोराइड बनाती है, मतलब आयन के यौगिक बनाती है। मतलब प्लस माइनस में आपस में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा जो यौगिक बनते हैं उनका निर्माण करती है, यानी आयनिक यौगिक। जबकि अधातुएं क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, सहसंयोजक क्लोराइड बनाती है। मतलब आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा जो है यौगिक बनते हैं। इसमें सहसंयोजक बंध द्वारा यौगिक बनते हैं, जबकि इसमें आयनिक यौगिक बनते हैं अधातु क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके। तो इस तरीके से आप इसको अंतर बता सकते हो। आपको और भी कोई अंतर याद है उसको जलाने से इस तरह के, तो और भी लिख सकते हो। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न दिया गया है, ये आपको मैं दिमाग के मतलब एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। देखिएगा, एक तरह से एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है। कोई व्यक्ति है जो प्रत्येक घर में सुनार बनकर जा रहा है। उसने पुराने एवं मलिन सोने के आभूषणों को पहले जैसे चमक पैदा करने का ढोंग रचा। उसने ये कहा कि भाई जो आपके घर में पुराने जो आपके सोने चांदी के और इनके आभूषण जो है उनको मैं बिल्कुल पहले वाली चमक ला दूंगा, ऐसा कहता है। कोई संदेह किए बिना ही एक महिला अपने सोने के कंगन उसे दे देती है। महिला उसको ऊपर कोई संदेह नहीं करती है, वो उसको क्या कर देती है, उसको कंगन दे देती है, जिसे वह एक विशेष विलयन में डालता है। एक विशेष प्रकार के सॉल्यूशन में उसने डाला। कंगन नए की तरह चमकने लगे, लेकिन उनका वजन अत्यंत कम हो जाता है। वो चमकने तो लग गए, लेकिन उनका वजन क्या हो गया, कम हो गया। वह महिला बहुत दुखी होती है तथा तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है। बाद में उसके आपस में क्या होती है, तर्क वितर्क होता है, मतलब बहस होती है। उस बहस में उस आदमी को झुकना पड़ता है। एक जासूस की तरह आप उस विलय की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं। क्या आपको अगर वहां पर जासूस बना के भेजा जाए तो आप उसके बारे में बता सकते हैं क्या वो विलयन क्या था? बिल्कुल बता सकते हैं। हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा था एक एक्वारेजिया, अम्लराज क्या होता है। एक्वारेजिया क्या होता है, HCl और HNO3 को 3:1 में मिलाने से एक एक्वारेजिया बनता है, जो सोने और प्लेटिनम को पिघलाने की ताकत रखता है। वो उसके अंदर डाल के निकालता है तो उसके ऊपर वाले लेयर जो सोना है वो पिघल के उस विलयन के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, वह व्यक्ति एक्वारेजिया का प्रयोग करता है जो 3 भाग सांद्र HCl और 1 भाग HNO3 का मिश्रण है। यह सोने को घोलने की क्षमता रखता है। इसी डुबोने के कारण सोने के कंगनों का वजन कम हो गया। कुछ सोना उसके अंदर पिघल के चला गया, जिससे उसका वजन क्या हो गया, कम हो गया। तो देखिएगा, काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था ये, अपने दिमाग से आंसर देना था इसको। और इसके बाद हम लास्ट प्रश्न की बात करें तो दिया हुआ है, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग किया जाता है। अगर हमें कोई बॉयलर बनाना है, बॉयलर का मतलब समझते हो, जिसके अंदर पानी को गर्म किया जाता है, उबाला जाता है, उसको बनाने में किसका उपयोग करते हैं, तांबे का उपयोग करते हैं। परंतु इस्पात यानी लोहे की या मिश्र धातु का उपयोग, लोहे की मिश्र धातु का उपयोग नहीं करते हैं। इसका कारण क्या है, तो देखिएगा, सबसे पहला कारण तो क्या है, कॉपर जो है यानी तांबा जो है वो लोहे से अच्छा सुचालक है। एक तो उष्मा का अच्छा सुचालक है, तो उसमें से उष्मा अधिक जाएगी तो पानी जल्दी गर्म होगा, पहली बात। दूसरा क्या है, कॉपर उबलते हुए जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। लेकिन हमने पढ़ा था जो आयरन यानी लोहा, ठीक है, एल्यूमिनियम और जिंक, 3 ऐसी धातुएं हैं जो भाप के साथ अभिक्रिया। अब जब पानी उबलेगा तो भाप बनेगी। अब वो भाप जो है अगर वो स्टील का या फिर हम लोहे का बनाएंगे तो उससे अभिक्रिया कर लेगा। ठीक है, तो उसके कारण वो क्या नहीं करता है, जल वाष्प से अभिक्रिया कर लेता है, कॉपर नहीं करता है, इसलिए उसको बनाया जाता है। और तीसरा क्या है, कॉपर का गलनांक इस्पात यानी स्टील की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। कॉपर का गलनांक जो है बहुत ज्यादा, कितना ही गर्म कर लो वो जल्दी से पिघलेगा नहीं, लेकिन लोहा या इस्पात की बात करें तो वहां पर पिघल सकता है। इसलिए हम बॉयलर को जो बनाने में तांबे का उपयोग करते हैं, ना कि इस्पात का। तो ये था बच्चों आपका चैप्टर नंबर 3 के सारे क्वेश्चन आंसर, जो चैप्टर के इंटरनल और लास्ट में दिए गए प्रश्न थे।
तो उम्मीद है आपको सारे के सारे क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आ गए होंगे, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हो। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।